मेरा नाम सौरभ सिंह है और मेरा जो डीवी 10 जुलाई को सेकंड बैच में ये प्रयागराज में हुआ था, सेंट्रल रीजन का, जो सेंट्रल रीजन का। ओके जी 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 सर। तो आपकी शिफ्ट कौन सी थी? सर सेकंड शिफ्ट थी, 11:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था हम लोगों का। ओके सर, जी सर। ठीक है सर, आगे बताइए। सर क्या था कि मैं तो वैसे पहुंच गया था 10:30 बजे ही। वहां पे एक बड़ा सा हॉल ऊपर बना है, मतलब आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जब जाएंगे तो वहां वेटिंग है। तो 11:30 हम लोगों की रिपोर्टिंग तो थी, लेकिन जो स्टाफ है वो लोग 11:55 के आसपास आए और उन्होंने फिर जो है मतलब 20-20 के वो बैच बना रहे थे अकॉर्डिंग टू टिकट नंबर के हिसाब से 20 बच्चों का एक सेट बना रहे थे। तो मेरा तीसरे सेट में आया नंबर। तो हम लोग इसके बाद फिर नीचे गए जहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है। नीचे हम लोग गए तो सबसे पहले हम लोगों को हैंड राइटिंग का वो एक फॉर्म दिया गया, जिसमें हमको पूरे जो है पहले इंग्लिश में, पहले हिंदी में, फिर इंग्लिश में 5-5 जो है पैरा दिए, मतलब 5-5 लाइन कह लीजिए दिए गए उसको। हम लोग तो उन्होंने आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया होगा जिसमें आपको हैंड राइटिंग वगैरह, अपने सिग्नेचर वगैरह, थंबनेल वगैरह, अपने सारी डिटेल्स भरनी होगी, ठीक है? जी, उसमें बेसिकली ये था कि आपको हिंदी इंग्लिश का आपको हैंड राइटिंग भरनी थी, आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना था, आपको अपना सिग्नेचर करना था, इतनी चीजें थी। ठीक है सर। उसके ये हुआ। उसके बाद फिर क्या था कि जो हमारे पास जैसे डॉक्यूमेंट के लेवल पे, जैसे मेरा तो अदर बैकवर्ड कास्ट था, तो आपको जो ओरिजिनल और फोटोकॉपी चाहिए 10th की और 12th की, एक ओरिजिनल चाहिए, एक फोटोकॉपी। और जो जैसे मैं ओबीसी का था तो मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट था ओबीसी के लिए, ये जो मेन सर्टिफिकेट का इशू है वो पहली बात तो सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का वो लोग बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। सर आप ये बताइए जी, आपने जब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया उसके बाद आप गए थे वेरीफाई करवाने डॉक्यूमेंट्स, शायद वहाँ पे 2 टीचर होंगे, मोस्ट प्रोबेबली 2 ही होते हैं, ठीक है? जी हाँ, दो स्टाफ था। देखिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमको हैंड रिटन फॉर्म सबसे पहले दे दिया, फिर उन्होंने कहा इसको भर लीजिए, और फिर इंस्ट्रक्शन दे दिया उन्होंने कि आपको जैसे 10th 12th और कास्ट सर्टिफिकेट आप एक ओरिजिनल एक फोटोकॉपी रख लीजिए। और फिर उन्होंने जो इशू था अदर बैकवर्ड का बताया और ईडब्ल्यूएस का बताया, इतना उन्होंने बताया कि जैसे ईडब्ल्यूएस में इशू ये था कि जिसका फाइनेंशियल ईयर 18-19 या 19-20 का उसका तो ठीक है, वैलिड है, उसके बाद का नहीं एक्सेप्ट है। और अदर बैकवर्ड में था कि 5 अप्रैल 2019 तक चल जाएगा आपका, उसके पहले का है कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 अप्रैल के बाद का है तब आपसे वो वचन पत्र लिखवा रहे थे, जिसमें इन लोगों को आपको प्रोविजनल में डाल दे रहे थे। ओके ओके, ठीक है। मैं आपसे कुछ चीजें इसी में पूछना चाहूंगा। जी, जब आप डॉक्यूमेंट्स आपने बताया 10th 12th और कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपसे आईडी मांगी गई थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई आईडी नहीं, सिंगल फोटो सिर्फ, क्योंकि कुछ जगह उन्होंने आईडी भी मांगी है। नहीं सर, देखिए आईडी नहीं मांगी ना, कोई आईडी नहीं, बेसिकली कोई आईडी, एक सिंगल फोटो आपका चाहिए, पासपोर्ट साइज। ओके ओके, तो अभी मैं सर्टिफिकेट के बारे में बात करूंगा आपसे। जी जी जी। आप ये बताओ कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का आप बता रहे हो कि उन्होंने पहले सभी स्टूडेंट्स को इशू बताया होगा। जी जी जी, ठीक है। आप बोल रहे हो 2018-19 फाइनेंशियल ईयर और 19-20 वैलिड ईयर होना चाहिए। जी 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 जी। तो यही मतलब हर जगह लागू हो रहा है, क्योंकि आई थिंक और जगह भी यही सुना गया कि 2018-19 का आपका फाइनेंशियल ईयर होगा, 2019-20 का आपका वैलिड ईयर होगा। जी जी एग्जैक्टली। अच्छा, इसके पीछे का कोई हो या आगे का कोई हो, उसके लिए क्या बोल रहे हो? सर वो आपको एक वचन पत्र देंगे जिसमें आपको ये अपना पूरा डिटेल लिखना होगा और आपको कहना होगा कि मैं एसएससी के फॉलो नियम के अनुसार पूरा नियम मान रहा हूं, और जो भी अंतिम निर्णय होगा इस संबंध में, अगर मुझसे बाद में मांगा जाता है, जो भी डिटेल्स मांगे जाते हैं, मैं उनको प्रोड्यूस करूंगा। और साथ साथ सर लोग कह रहे हैं, जो भी एसएससी का स्टाफ था, कि देखिए एसएससी अपने स्तर पे यहाँ से आपको ये कर दिया है, अब जिस डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होती है, अब वो डिपार्टमेंट का इशू है कि वो आपको क्लियर करता है या नहीं। बाकी ये है कि वो लोग कह रहे थे कि प्रोविजनली आपका मैक्सिमम मान लीजिए कि 99% आपको क्लियर हो जाता है। अच्छा, ये अच्छी बात बताई आपने कि मतलब प्रोविजनल एक ऐसा स्टेटस है जो आपको जो ज्वाइनिंग अथॉरिटी है ना उस पर डिपेंड करता है। जी, जैसे वो आपको दोबारा डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका पूर्ण है। और मैक्सिमम वो लोग कह रहे थे घबराने की बात इससे नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास जो नियम है, जो नियम हमको ऊपर से जो भी है आपके रिक्रूटमेंट में, हम वही नियम के अनुसार कर रहे हैं, हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। ओके ओके, जी, अच्छी बात बताई आपने।
वहाँ पे आप ये बताइए कि अब जब एसएससी ऑफिशियल ने खुद बोल दिया कि वहाँ आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, तो अगर ये आपका कहा कि देखिए हम अपने स्तर पे जो नियम दिए हैं हम वो किए दे रहे हैं। आपको प्रोविजनल से दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उन बच्चों को है जिनका रिजेक्शन है। जैसे मेरे में क्या था कि 20 बच्चों का सेट बनाया गया था, तो अटेंडेंस एग्जैक्टली तो मुझे 15 या 16 थी, कुछ ऐसे दो में 16 शायद थी। तो जो थी तो उसके बाद क्या एक बच्चा सस्पेक्ट आ गया उनको। जैसे आपकी जो पहले की फोटोज हैं या कह लीजिए जो भी हमने टायर 2 डिस्क्रिप्टिव में और टाइपिंग में जो फोटोज थी, मैंने तो देखा मेरा डिस्क्रिप्टिव को तुरंत 2 फोटो, एक टायर 1 की और एक टायर 3 मतलब उसकी जब टाइपिंग थी तुरंत आ गया। तो उस बच्चे का सस्पेक्ट आया, फोटो नहीं मैच हो रही थी। तो जो हमारे दो स्टाफ थे हमारे कमरे में, तो वो एक सब स्टाफ ले जाके उस बच्चे को अपना जो भी वो अब आगे फॉरवर्ड कर दिए, उच्च अधिकारी को भी फॉरवर्ड किए होंगे। वो कह रहे थे कि भाई हमको ये नहीं समझ में आ रहा, कुल मिला के मतलब सस्पेक्ट वाला मामला था, तो उनको ले जाके फॉरवर्ड कर दिए। तो वहां देखिए सी फॉर क्लियर, पी फॉर प्रोविजनल, आर फॉर रिजेक्ट, 3 स्टेटस आपको मिलता है। जब सारा आप पोस्ट प्रेफरेंस भर लेंगे तो आपको एक 3 पेज का वो मिलेगा, वो निकल प्रिंट आउट। उसमें आपको चेक करने को होगा नाम, फादर नेम, आपका क्वालिफिकेशन और जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है वो सही है कि नहीं। उसी में आपका लिखा रहता है कि स्टेटस क्या है। जैसे मेरा तो कास्ट सर्टिफिकेट जो था ओबीसी का, वो नवंबर 2017 का था, तो मेरा क्लियर मिल गया। मेरे बगल में जो थे जैसे ईडब्ल्यूएस में भी कई लोगों को प्रोविजनल मिला, कई लोगों को क्लियर मिला। तो उससे समस्या की बात उन लोगों ने कहा कि नहीं होती है समस्या, ज्यादातर समस्या ऐसी नहीं देखने को मिलती है, और चूंकि हमको वही करना है जो नियम में बताया गया है। अच्छी बात बताई। मतलब जो भी उनकी जो नियम है उनके अनुसार वो आपको क्लियर या प्रोविजनल या रिजेक्शन देंगे। अगर आपको प्रोविजनल मिला है तो जो अथॉरिटी होगी आगे ज्वाइनिंग वाली, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स, वैसे 99% तक प्रोविजनल क्लियर हो ही जाता है। प्रोविजनल का क्लियर हो ही जाना है। अच्छा। चलो ठीक है सर, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जो फोटोज है जी, जैसे आपने बोला टीयर 1 टीयर 2, जिसमें जो फोटोज लगी थी वो क्या वही सेम फोटो ले जानी है या अपडेटेड जो कभी करंट वाले भी ले जा सकते हैं? ना, कोई बिल्कुल नहीं। आपका रिसेंट का फोटो हो 2-4-6 महीने जो भी है, आप जिसमें आप क्लियर हो, ऐसा कोई बार नहीं है कि आपको वो फोटो ले जानी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है, या वो फोटो ले जानी है जो आपने टायर 1 के समय दी है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आपके पास जो आपका रिसेंट फोटो हो, पासपोर्ट साइज, आप लेके जी। अच्छा, तो उससे कोई इशू नहीं आने वाला? बिल्कुल कोई इशू नहीं है। ओके, वो आपसे सीधा फोटो मांगेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि आपने जब दी थी ये लगाइए, आप अपना रिसेंट का एक पासपोर्ट साइज फोटो। ओके। और सिग्नेचर के केस में भी मैं पूछना चाहूंगा, अगर सिग्नेचर किसी का थोड़ा सा मिसमैच हुआ तो उसका क्या कुछ बोल रहे हैं उनको? मेरे में क्या है कि 20 आउट ऑफ जो 16 आउट ऑफ 20 थे, तो उनमें सिग्नेचर का इशू किसी का नहीं फंसा। तो वो किसी का कोई ना सिग्नेचर का इशू ना हैंड राइटिंग का, मेरे में किसी का नहीं फंसा। मैंने बताया कि एक फोटो मिसमैच का इशू फंसा था, तो उसको जो है फिर जो उसको अपना बुला के अपना जो भी जो हायर जो भी अथॉरिटी थी उनको दे दिए, सब लोग अपना काम करने लगे। तो अब आपस में लोग बात कर रहे थे कि क्योंकि मेरे जस्ट पहले ही था वो बंदा, तो वो आपस में बात कर रहे थे कि हाँ मेरे को नहीं समझ में आया अपना, तो मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया। तो कहा, तो वो कह रहे थे ठीक किया सर आपने, अपने आपस में लोग बात कर रहे थे। जैसे और किसी का तो मेरे सामने ना तो सिग्नेचर का इशू हुआ और ना ही हैंड राइटिंग का इशू हुआ। लेकिन जी, अच्छा, अच्छी बात। ये बताइए उस स्टूडेंट से आपसे बात हुई जिसका सस्पेक्ट नहीं, मामला ये हुआ कि हमसे जस्ट पहले था, मेरा लास्ट में 82 था, उसका 82 था, मेरा 83 था। टिकट नंबर के हिसाब से सारा कुछ होता है, रोल नंबर तो केवल आपको फीलिंग में जहाँ डिटेल्स है वहां काम आनी है। तो उसका वो मेरे से पहले था, तो उसका जैसे हुआ उसको सीधा बुला के दूसरे रूम में ले चले गए। और फिर जब तक हमारे यहाँ जैसे जब तक मैं छूटा तब तक भी वो बंदा नहीं आया था। लगभग 1-1.5 घंटे का प्रोसेस था, तो बात करने का कोई मौका ही नहीं मिला उससे। ओके, उनसे मतलब लंबी ही बातचीत की होगी? हाँ, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ उनसे। ओके जी। और कुछ स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं अगर उनको कुछ करेक्शन करवा के लेके आए, अगर वो एफिडेविट के साथ, कुछ ऐसे भी केसेज आए हैं क्या जो एफिडेविट लेके आए हो करेक्शन करवा के? किस संदर्भ में एफिडेविट का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर उनका ईडब्ल्यूएस में वो अगर वो जो सर्टिफिकेट उसमें कुछ चेंज करवा के लेके आए हो, जो वैलिड एरिया फाइनेंस, कुछ बच्चों ने किया है कि उन्होंने एफिडेविट के साथ चेंज करवाया हो। देखिए, ऐसा तो मेरे में कोई केस था नहीं, तो इसलिए मैं कुछ कह पाने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ कोई जिम्मेदारी भरी बात में नहीं कह सकता। चलो अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो हाँ, हम कह नहीं सकते इसके ऊपर। जितना मेरे पास था मैंने वो उतना बता दी, क्योंकि अगर कुछ होता ऐसा तो मैं आपको जरूर बताता। अच्छा,
तो मतलब और 100% मतलब 16% आया आपके 20 में से। हाँ, मेरे टोटल कितने थे आपके उस शिफ्ट में? देखिए, अब टोटल तो क्या मैं टोटल बता पाना थोड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन जैसे मेरा जैसे देखिए ऐसे पहले 20 का शिफ्ट जो बना, पहला 20 का जो बैच बना उसमें सिर्फ 15 बच्चे थे, दूसरा 20 में 17 बच्चे थे, तीसरे 20 में एक 20 में क्या था कि बच्चे ही नहीं मिल रहे थे, मुझे लगता है वो 4-5 लोग ले गए होंगे, मतलब बार बार अनाउंस कर रहे ऐसे बोल रहे थे कि टिकट नंबर जैसे इतने से इतने बीच मतलब 20 की, जैसे मान लो 81 to 9 जैसे 81 to 00 मतलब 20 बच्चे आ जाए, 51 से लेके 70 तक आ जाएं ऐसे करके। तो मेरे में तो 16 थे, तो इसलिए पूरा बता पाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। ओके सर जी, तो मतलब लगभग 70 से 80 के बीच में आए होंगे लोग। 70 हाँ, से ये 80% है हाँ बिल्कुल। ये अब आप अगर मेरे बैच को और एक और बैच का जो मेरे पास डाटा है बेसिकली जो मेरे आंख के सामने था, क्योंकि जैसे हम चले आए तो उसके बाद क्या हुआ तो वो कह पाना कुछ मुश्किल है, क्योंकि हमारे बैच के बाद जो बैच बने तो मेरे बैच में जैसे 15 या 16 तो मान लीजिए वही 70-80 बीच, और एक बैच और 100 तो वही आप मान लीजिए कि बेस आप मान लीजिए 75% के आसपास अटेंडेंस रह रही है, 75-80 के पास। अच्छा जी, तो ये चीजें रही है वहाँ पे। अच्छी बात बताई आपने, सारी क्लियर कर दिया कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का भी यही सेम इश्यू रहा कि कट ऑफ डेट से अगर पहले का अगर आपके पास है तो चलेगा, हाँ, तो बाद वाला है तो आपको प्रोविजनल स्टेटस मिल जाएगा। यहाँ तक कि 5 अप्रैल 2019 तक का भी है आपका तो आप क्लियर हो जाएंगे। अगर उसके बाद का है तो फिर आपको प्रोविजनल में वो डाल देंगे। ओके ओके, जैसे मेरा 2017 नवंबर का था तो मुझे क्लियर कर दिया गया। ओके जी। और अदर जो कैटेगरीज है उनके रिगार्डिंग अगर कुछ आइडिया है आपको? सर और तो दरअसल हमारे में क्या था सर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 2 ही कैटेगरी ही थी, क्योंकि अटेंडेंस सीट मिलती है जब आप 2 पेज की अटेंडेंस सीट मिलेगी आपको दोनों पे सिग्नेचर करना होगा। तो मैंने एक बार सरसरी निगाह से देखा तो 10 बच्चे ओबीसी 10 बच्चे ईडब्ल्यूएस, तो एसटी एससी का तो मेरे में सीन ही नहीं था आउट ऑफ 20। बहुत बढ़िया रहा, आपका क्लियर हो गया, कांग्रेचुलेशन आपको आगे के लिए। आपने जी सर, तो आपने कौन सी पोस्ट भरी है आपने टॉप पे? सर मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो जैसे मैं तो चाह रहा हूँ कि मुझे होम स्टेट मिले, तो मैंने सबसे पहले पीएएसए को भरा है सर। चलो अच्छा होता है, कांग्रेचुलेशन आपको, आपकी मनचाही जॉब मिल जाए। मुझे ना एक चीज भूल गया वो पूछना, मुझे ये बताइए जो सर्टिफिकेट्स हैं वो स्टेट वाइज भी चल रहे हैं या फिर सेंटर का ही चाहिए? ना, केवल सेंटर को। वो लोग मैंने आपको बताया भी था, शायद ध्यान नहीं दिए, वो लोग स्टेट जो मुद्दा है स्टेट वाले को बिल्कुल नहीं, उनका कुल मिला के सेंट्रल वाला चाहिए। स्टेट को बिल्कुल वो स्पष्ट कह दिए थे ऑफिशियल कि स्टेट वाले से हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमको सेंट्रल का चाहिए, क्योंकि एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करती है। अच्छा, और जो जिनके पास स्टेट का है फिर वो नहीं, उनका कुछ नहीं, उनका नहीं मान रहे थे। और अच्छा मैं एक बात बताऊं, कोई बंदा ऐसा नहीं था जो मेरे में जब तक था कि बस वही क्रूशियल डेट का मामला फंस रहा होगा, नहीं तो सब जो भी थे तो वो अपना बनवा के रखे थे। अच्छा, सबके पास था वैसे शायद। हाँ जी, ये जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वैसे स्टेट वाइज ही बनता है, बट वो सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए आपका। बिल्कुल वैलिड होना, उसमें क्या कहते हैं पंजीकृत होना चाहिए। और दूसरी बात जैसे मेरा क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट बेशक स्टेट का ही बना था, लेकिन मैंने वो एसएससी के पूरे फॉर्मेट में सब कुछ रखवा रखा था, तो उसमें पूरा फॉर्मेट एसएससी का जो था पूरा, उसमें सारी चीजें जो तहसीलदार मिनिमम जो बेसिक जो कम से कम जो अथॉरिटी होती है उसके स्टैंप, उसकी डेट और क्या कहते हैं उनकी मुहर और सिग्नेचर, तो इसको नहीं होता। या तो आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट आता है, जैसे उसमें लिखा रहता है फॉर्मेट फॉर द अदर बैकवर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो एक वो या तो करवा लीजिए, और या तो फिर एसएससी के फॉर्म स्टेट वाला बनवा के उसको एसएससी के फॉर्मेट में चढ़वा लीजिए। 2 ही तरीके हैं आपके पास। ओके, तो मतलब ऐसा कोई केस आया था जो स्टेट वाला हो फिर एसएससी ने मना किया? मेरे में ऐसा कोई केस ही नहीं था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के सारे बच्चों ने, बल्कि प्रोविजनल कम से कम जो 16 बच्चे अवेलेबल थे उसमें से कम 7-8 बच्चों का प्रोविजनल हुआ है, आप मान लीजिए। बाकी ऐसा केस तो किसी के पास नहीं था। अच्छा जी, तो मतलब क्या है कि वैसे ईडब्ल्यूएस का शायद स्टेट वाइज ही बन रहा है वैसे मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, उसको सेंट्रल लिस्ट में पंजीकृत जो बता रहे हो आप वो होना चाहिए। हाँ, तो अच्छा बहुत टेक्निकलिटी तो मुझे उस संबंध में नहीं जानकारी, लेकिन ये कह रहे थे वो लोग कि चूंकि भाई जो इशूइंग अथॉरिटी होगी वो स्टेट ही होगी, एसडीएम तहसीलदार जो होते हैं स्टेट के एम्प्लॉय होते हैं, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन
फॉर्मेट होता है या जो जैसे क्या कहते हैं, जो चीजें हैं जो वो होता है उसमें लिखा रहता है स्पष्ट रूप से कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आप यूपी स्टेट का फॉर्म बनवाएं। जैसे मेरे बीच में जरूरत पड़ी तो मैंने यूपी स्टेट के लिए अलग से बनवाया, मेरा एक और टाइपिंग जूनियर असिस्टेंट की यूपी में, तो उसके लिए वो अलग मामला है। तो जब आपको वो स्टेट का फॉर्मेट ही अलग है पूरा, ये है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट चाहिए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग से सहज जनसेवा केंद्र से भी बनता है। अगर कहेंगे तो मैं अपना डॉक्यूमेंट आपको भेज भी सकता हूँ, ऐसी कोई नहीं है। शेयर किया आपने, उसके लिए जी थैंक यू। अरे सर बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने सर जैसे समस्या थी कि जैसे इससे पहले मुझे भी बहुत सारी समस्याएं थी कि सर की जैसे क्रूशियल डेट को लेके, तो मुझे लगा कि शायद अगर मैं बता दूं तो किसी एक बच्चे को भी अगर इससे ऑथेंटिक जानकारी मिलती है तो बड़ा सुकून होता है। तो इसलिए मैंने आपकी टीम को कांटेक्ट किया और मैं बहुत अच्छा आपको बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि कम से कम सही जानकारी को मैं किसी अगले तक पहुंचा पाया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।